Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Kiani and I will be teaching you the paper F6 UK variant. आज हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या करना है। पहली क्लास है तो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद आज मैं डिस्कस करूँगा कि F6 का पेपर पैटर्न क्या है। तो F6 का जो पेपर पैटर्न है सेम और लेस आपके जो बाकी फंडामेंटल के पेपर्स हैं टिल F9 सेम है, यानी कि 3 सेक्शंस के ऊपर बेस करता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए कंसिस्ट करता है 15 एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एक सिंगल स्टेटमेंट दी हुई होगी आपको और आगे नीचे फर्दर आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए हुए होंगे। अब अब 4 से 5 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड हैं, उनमें से आपने एक को टिक कर देना है। तो ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, अब क्या होता है कि ये 30 मार्क्स का आपके पास आते हैं, यानी कि 15 एमसीक्यूज़ हैं तो 2 मार्क्स ईच एमसीक्यू कैरी करता है। तो इन टोटल आपके 30 मार्क्स इस तरीके से बनते हैं। तो यानी 15 एमसीक्यूज़ होंगे जो सेक्शन ए में आएंगे और 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा। अच्छा, सेक्शन बी अगेन 30 मार्क्स इन टोटल आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सेक्शन बी में क्या है? 3 OTQs हैं। अब 3 OTQs हैं। OTQs का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टास्क क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक सिनेरियो प्रोवाइड किया जाता है। एक सिनेरियो की बेस के ऊपर आपके पास आपको फर्दर वो क्या करता है? रिक्वायरमेंट्स और फर्दर MCQs प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन ये जो MCQs होंगे, ये MCQs आपके सिनेरियो के ऊपर बेस कर रहे होंगे। तो एक MTQ आपका 10 नंबर का होगा और एक OTQ में आपके पास 5 MCQs होंगे। तो 5 MCQs आपका एक OTQ में होंगे और एक MCQ जो वर्थ करेगा वो 2 मार्क्स ईच करेगा। तो 10 नंबर का आपका एक OTQ कंप्लीट होगा। तो 3 OTQs होंगे, तो इसलिए 10 इंटू 3 30 मार्क्स आपका सेक्शन बी के ऊपर आपको यहाँ से आएंगे। तो सेक्शन ए क्लियर। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज़ होंगे, सेक्शन बी में 3 ओटीक्यूज़ होंगे और एक ओटीक्यू के अंदर आगे फर्दर 5 एमसीक्यूज़ होंगे। अब ये एमसीक्यूज़ क्या होगा? ये सिनेरियो के ऊपर बेस कर रहे होंगे जो कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि एमसीक्यू में आपको एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट या एक सेंटेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आगे नीचे फर्दर आपको 4 से 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो अब जो तीसरे सेक्शन है, सेक्शन सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन सी। इसमें आपके पास 3 अगेन सिनेरियो बेस्ड होंगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 15 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 15 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो 10 मार्क्स के ऊपर बेस करेगा। तो इन टोटल जो आपके पास ये यहाँ से प्रोवाइड करेगा वो आपको 40 मार्क्स करेगा। तो 40 30 30 जो आप इन तीनों सेक्शंस को जब कंबाइन करोगे तो आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करता है। अच्छा, अब जो इसके बाद एग्ज़ामिनर ने थोड़ा सा हमें डिटेल्ड में बताया हुआ है कि क्या पैटर्न, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी क्लास में बताऊंगा साथ साथ, और साथ साथ मैं वो थोड़ी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताऊंगा जो कि मैंने बीइंग अ स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में ऑब्ज़र्व किया कि क्या क्या वो चीज़ें होनी चाहिए एक स्टूडेंट में पेपर पास करने के लिए, और टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने क्या क्या सीखा कि ये चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को, आपका ये चीज़ जो पासिंग रेट है आपका, आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना इस पेपर में। अच्छा, डिटेल्ड पैटर्न में क्या है कि आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगेन 3 सेक्शन, सेक्शन ए 15 एमसीक्यूज़, सेक्शन बी 3 ओटीक्यूज़ एंड सेक्शन सी जो है आपका 3 क्वेश्चंस के ऊपर बेस करता है। अच्छा, तो 3 सेक्शंस आपके ऊपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब एग्जामिनर ने हमें थोड़ा सा डिटेल्ड में बताया है कि वो कौन सा सेक्शन में क्या क्या टेस्ट करेगा, क्या कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेक्शन सी का, वो उसने प्री डिटर्मिन कर दिया, आपको एक्सप्लेन करके उसने बता दिया है कि वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो 15 मार्क्स का है वो इनकम टैक्स के ऊपर से आपका वो यानी कि बना सकता है। वो आपको इनकम टैक्स में से आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेक्शन सी का होगा। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है 15 मार्क्स का, वो आपका कॉरपोरेशन टैक्स में से आएगा। तो आपको एग्जामिनर ने क्लियर कट आपको बता दिया है कि वो इन 2 क्वेश्चंस में से ये 2 सेक्शंस टेस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन
अब अगेन आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसने क्या कहा है, फ्रॉम एनी सिलेबस एरिया। अच्छा, आपके ये हमने देखने हैं कि हमारे पास सिलेबस एरियाज़ क्या हैं, वो इसी इंशाल्लाह लेक्चर में आगे आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ब्रीफ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उन सिलेबस एरियाज़ के बारे में से। तो अच्छा, उसके बाद आपका देखा जाए तो दो सेक्शंस के अलावा बाकी जितने सेक्शंस हैं वो कहीं से भी टेस्ट हो सकते हैं। मतलब कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन तो टेस्ट होने ही हैं आपके, लेकिन उसने कोई आपको बताया हुआ नहीं है कि सेक्शन ए में वो कहाँ से टेस्ट करेगा। उसने ये भी नहीं बताया हुआ कि वो सेक्शन बी में क्या चीज़ टेस्ट करेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने थोड़ा सा पैटर्न, जब आप अपने इस कोर्स के एंड पे होगे तो आपने जब पास्ट पेपर्स करोगे आपने डॉट्स जोड़ने हैं, आपने पैटर्न्स देखने हैं कि एग्जामिनर क्या चीज़ ज़्यादातर टेस्ट कर रहा है। तो ये आपको जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस और जितने ज़्यादा पास पेपर्स करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप ज़ाहिर सी बात है आप 100% राइट नहीं हो सकते, लेकिन आपको सिर्फ एक थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि आपके एग्जामिनर आजकल क्या टेस्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ये तो आपको आने ही आने हैं, ये कंपलसरी है कि जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन सी का वो इनकम टैक्स में से ही आना है, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका कॉरपोरेशन टैक्स में से ही आना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिलेबस का किसी भी एरिया में से आ सकता है। अब जो सेक्शन ए है वो सिलेबस के किसी भी एरिया में आ सकता, किसी में से भी आ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक अगर इनकम टैक्स सेक्शन सी में या कॉरपोरेशन टैक्स सेक्शन सी में आ गया है तो वो सेक्शन ए में टेस्ट नहीं कर सकता, वो सेक्शन बी में टेस्ट नहीं कर सकता, या वो क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ सब सेक्शन का पार्ट नहीं बना सकता। एग्जामिनर के पास ओपन हैंड है कि वो सेक्शन ए में भी इनकम टैक्स टेस्ट कर सकता है, वो सेक्शन बी में भी कर सकता है, वो इसी तरह से सेक्शन ए में कॉरपोरेशन टैक्स भी टेस्ट कर सकता है, सेक्शन बी में भी कॉरपोरेशन टैक्स टेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको जो एक ओवरऑल जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने सिलेबस का कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। आपका सिलेबस में से किसी भी एरिया में से वो कहीं से भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन जो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होगा सिर्फ ये डिफ़ाइन करके बताया है कि ये कौन से एरिया में से आएगा। अच्छा, पास्ट ट्रेंड्स में जो डॉट्स की और पैटर्न्स की बात आपसे कर रहा था, वो ये कर रहा था कि जो अब सेक्शन ए तो एक एमसीक्यू है वो किसी भी एरिया में से आ सकता है, सेक्शन बी भी किसी के भी एरिया में से आ सकता है, लेकिन जो मैंने एक पैटर्न देखा है, ये जो एक एग्जामिनर ने यानी कि जो डॉट्स मैंने जो जोड़े हैं उसमें ये पता लगा है कि ये जो नॉर्मली जो है वो सेक्शन बी जो सिनेरियो बेस आपका क्वेश्चन होगा वो इनहेरिटेंस टैक्स आईएसटी में से टेस्ट कर रहा है, वो कैपिटल गेन टैक्स में से टेस्ट कर रहा है, वो वैट में से कर रहा है। अभी ये आपको कंफ्यूजिंग होंगे नाम क्योंकि अभी तक हमने वो डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपके एक सेक्शंस हैं, ये आपके सिलेबस का एरिया है। अभी डिटेल में हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस के क्या क्या एरियाज़ हैं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था। तो आप जब अपने सेक्शन अपने सिलेबस के आखिरी हिस्से के ऊपर होगे, जब आप प्रैक्टिसिंग फेज के ऊपर होगे, तो ऐसे डॉट्स आपने देखना है कि पास्ट पेपर्स में क्या क्या वो टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी एरिया वो आपने देखा कोई भी एरिया आपके पास एक ये ऑप्शन नहीं है कि आपने कोई एरिया आप छोड़ सकते हो चॉइस के ऊपर। ठीक है, तीनों सेक्शंस कंपलसरी हैं, कोई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास कंपलसरी हैं, देर इज़ नो चॉइस। कुछ बच्चे F4 से F6 पे आते हैं डायरेक्ट, तो वो ये होता है कि उन्हें सिलेबस और उनका जो पेपर फॉर्मेट होता है वो उनको ऐसा क्लियर नहीं हो रहा होता। लेकिन यह है कि मैं ये बताने का मकसद यही था कि जो हमारे बच्चे F4 से F6 के ऊपर आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, तो उनको ये पैटर्न मोर और लेस यही F9 तक हमारा पैटर्न चलता है जिसमें 3 सेक्शंस आपके पास होते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारे पास आ गया कि क्या डिटेल्ड पैटर्न था पेपर का। अब इसके बाद जब अब एक मिथ बनी हुई है कि हमेशा जो एक एग्जामिनर जो एक सेक्शन ए में जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये एक एमसीक्यूज़ की बात कर रहा था कि मैं आपसे कि एक एमसीक्यूज़ आएंगे या ओटीक्यूज़ के अंदर आपका 5 एमसीक्यूज़ आएंगे। ये मिथ बनी हुई है कि एमसीक्यूज़ हमेशा एक सिंगल लाइन सेंटेंस आएंगे, या तो वो सिंगल लाइन यानी कि मुराद ये है कि एक स्टेटमेंट दी हुई होगी और आगे 4 ऑप्शंस होंगे और में से एक करना होगा। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगेन, अब क्या होता है कि एक बच्चा मल्टीपल चॉइस अपने जहन में रख के जाता है, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा पेपर जो है वो चैलेंजिंग कर दिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक एडवांस्ड फैक्टर ले आया है वो अपने रिक्वायरमेंट में या क्वेश्चंस में। अब वो मल्टीपल चॉइस तो पूछ ही रहा है साथ साथ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपने मल्टीपल करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन दिया हुआ है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है,
अब उसमें से आपको 6 ऑप्शंस उसने दी हुई हैं। अब उस 6 ऑप्शंस में से वो ये भी कह सकता है सेलेक्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग, या तो वो आपको ये भी नहीं कहेगा कि सेलेक्ट 2 और 3, वो आपके ऊपर छोड़ देगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उन 6 में से देख के बताओ कि कितने मैक्सिमम उनमें से ठीक हैं। तो अगेन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग फैक्टर इसीलिए हो गया है कि अगर आपने 2 सही मार्क कर भी दिए, एक सही मार्क नहीं किया, तो यू विल लूज़ द 2 मार्क्स। ठीक है, ये डू और डाई वाली सिचुएशन है कि क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही है। तो आपने अगर 2 ऑप्शन सही मार्क किए हैं और एक गलत कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई होती हैं पीछे से, तो उसने आपको 0 मार्क्स दे देने हैं। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फैक्टर है आप लोगों के लिए। उसके अलावा उसने मल्टीपल करेक्ट आंसर्स के साथ साथ एक पुल डाउन लिस्ट का एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि सेलेक्ट 1 करेक्ट आंसर्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक लिस्ट होगी, फॉर एग्जांपल वो लिस्ट 8 आइटम्स के ऊपर भी बेस की जा सकती है, 4 आइटम्स के ऊपर भी की जा सकती है, और उस लिस्ट में से आपने क्या करना है, एक करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। यानी इसमें आपको लिस्ट की फॉर्म में ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपने उस लिस्ट को ड्रॉप डाउन यानी लिस्ट उसके करके और आपने उसको क्लिक करना है और उस लिस्ट को ओपन करके उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिल इन द बॉक्स, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक भी कहते हैं। अच्छा, ये जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक है कि यानी कि आप जैसे बाकी पेपर्स में भी आते नहीं हैं, लेकिन ये कि जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक होती है, आपकी कोई एक ब्लैंक मिसिंग होगी और उसको आपने एक ब्लैंक को फिल करना है अपने आंसर से। फॉर एग्जांपल वो एक इनपुट और न्यूमेरिकल आंसर भी हो सकता है, यानी कि कोई आपको न्यूमेरिकल पार्ट दिया हुआ है और उसने आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कैलकुलेट करके आपने इस ब्लैंक में न्यूमेरिकल फिगर इनपुट करनी है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक का भी एक चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया उसने। उसके अलावा आपके पास एक हॉट एरिया का एक ऑप्शन उसने दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये हॉट एरिया है, लेकिन आपने रेडी रहना है। आपने क्योंकि पेपर वाले दिन जब बैठे हुए होंगे तो आपने कंफ्यूज ही होना है कि हम तो मेंटली इस चीज़ को तैयार करके ही नहीं आए थे। तो मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये रेयर टेस्ट होता है, हॉट एरिया हो गया, तो ये रेयर टेस्ट होता है, लेकिन ये है कि आपको पता ज़रूर होना चाहिए। आप अपने माइंड में ये ज़रूर लेके जाएं कि एग्ज़ामिनर आपसे ये चीज़ पूछ सकता है। अच्छा, हॉट एरिया के अंदर क्या है कि एक इमेज आपको प्रोवाइड की जाती है, सेलेक्ट 1 और मोर एरियाज इन इमेज एज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, आपका क्या है, फॉर एग्जांपल एक इमेज प्रोवाइड की हुई है। अच्छा, जैसे कि आपको ट्रू और फॉल्स टाइप की आपके पास आ जाती है, या एक इमेज प्रोवाइड की गई है आपको पज़ल की फॉर्म में है। उस पज़ल जैसे पज़ल मिल के आपका एक इमेज कंप्लीट करता है, तो पज़ल्स के डिफरेंट इमेज में डिफरेंट पज़ल्स होते हैं और पज़ल्स एज अ पार्ट आपकी एक इमेज कंप्लीट करते हैं। तो अब क्या होगा, हॉट एरिया अगर आपके सामने आ गया तो आपने इमेज को डिफरेंट एरियाज़ को सेलेक्ट करना होगा एज एन आंसर। उसने वहाँ पे आंसर्स लिखे हुए होंगे और आपने एक या एक से ज़्यादा उस एरिया के ऊपर क्लिक करना है जो आपको लगे कि ये आंसर ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्हांस्ड मैचिंग ये है कि आपने जैसे आप पज़ल जोड़ने हैं वैसे इस तरीके से इन्हांस्ड मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जामिनर ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अगेन ये थोड़े से रेयर हैं, आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में एक चीज़ जब होगी तो आप उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। तो ये मकसद था मेरा कि यानी कि अब थोड़ा सा पेपर भी चैलेंजिंग होता जा रहा है। एग्जामिनर ने डिफरेंट पार्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, मल्टीपल चॉइस से हट गया है। अब वो मल्टीपल की चॉइस के साथ साथ मुख्तलिफ और चीज़ें भी आपसे पूछ रहा है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स आते हैं, पुल डाउन लिस्ट आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक आ जाती है, हॉट एरिया आ जाता है और इन्हांस्ड मैचिंग आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं और इस चीज़ को हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह, घबराना नहीं है आपने। उसके अलावा आपके पास जो है इसके अलावा क्या क्या रीज़न्स हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं आज जो एक बच्चा ये पेपर फेल करता है। तो रीज़न्स जो हमारे सामने, अच्छा ये जो रीज़न्स हैं ना, ये रीज़न्स एसीसी की जब आप एक वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो एसीसी की वेबसाइट के ऊपर आपको एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स मिलेंगी। एग्ज़ामिनर रिपोर्ट क्या होती है कि हर पेपर के बाद, हर अटैम्प्ट के बाद एग्ज़ामिनर अपने रिमार्क्स देता है कि ये बच्चा फेल या इस सिटिंग में ऑन एवरेज बच्चों ने क्या गलतियाँ की, क्या चीज़ें ज़्यादा ठीक की,
तो ये आपको एग्जामिनर रिपोर्ट में मिल जाता है। तो उसका क्रक्स मैं आपको एक बता रहा हूँ कि क्या क्या वजह जो एक एग्जामिनर ने बताई हैं, ये कॉमन रीजंस फॉर फेलियर जो है ये एक एग्जामिनर ने बताई हुई हैं कि क्या क्या वजूहात है कि एक बच्चा F6 के पेपर में फ़ेल करता है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द जो रीज़न्स हैं वो सिर्फ F6 तक महदूद नहीं है। अब फंडामेंटल के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो कोई भी पेपर है, F7 F8 F9 है, कोई भी पेपर है, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये टेक्निक, ये जो रीजंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस वो हर पेपर में यही बता रहा होता है कि यानी ये रीजंस हैं जो यानी कि वो बच्चा फेल कर रहा है। अच्छा, सबसे पहली जो रीज़न बताई हुई है वो पुअर एग्ज़ाम टेक्निक है। अब ये वाला जो एरिया है ये आप जब सिलेबस का आखिरी दिन जब चल रहे होंगे, यानी कि जब सिलेबस अपनी कंप्लीशन स्टेज के ऊपर होगा, जब आप प्रैक्टिसिंग फेज़ के ऊपर होंगे, तो तब मैं आपको ये थोड़ा डिटेल्ड में बताऊंगा कि क्या क्या एग्ज़ाम टेक्निक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है और क्या उन एग्ज़ाम टेक्निक्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है सही तरीके से, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम ले सको। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास एक एग्ज़ामिनर ने हमें एक चीज़ बताई हुई है वो पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट है, कि बच्चा रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि रिक्वायरमेंट में पूछ क्या रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि रिक्वायरमेंट में मेरे से एग्ज़ामिनर पूछ क्या रहा है तो आप उसको आंसर क्या करोगे। या अगर आपने एक रिक्वायरमेंट को गलत अंडरस्टैंड कर लिया है, यानी कि आप वो आंसर नहीं दोगे जो कि एग्ज़ामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बल्कि आप वो लिखोगे जो कि आपने खुद अंडरस्टैंड किया कि एग्ज़ामिनर मेरे से ये पूछना चाह रहा है। तो अगेन आप यहाँ पे टाइम भी अपना ज़ाया करोगे और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि आपका क्या है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो एक है लैक आंसर्स लैक डिटेल्ड एंड और नॉट वेल अप्लाइड टू द क्वेश्चन सिनेरियो। अब इसका क्या मतलब है कि एग्जामिनर ये बता रहा है कि आपको नॉलेज तो आता है, आपको F6 का जो नॉलेज है, नॉलेज पोर्शन जो है आपकी फिंगर टिप्स पे है, आपने रटा मारना है, आप रटा मारो, ठीक है, गुड है, आपको नॉलेज तो आना चाहिए। ये तो नंबर फर्स्ट श्योर थिंग है कि आपको पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको नॉलेज एरिया, आपको रूल्स, आपको डेट्स, आपको जो जो चीज़ें आपने याद करनी है, जो जो चीज़ें आपको नॉलेज सिलेबस का एरिया वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके आंसर जो है वो सिनेरियो से लिंक करता हो। आपको नॉलेज आना ज़रूरी नहीं है, आपको नॉलेज के साथ साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है क्वेश्चन के ऊपर, ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि बच्चा पेपर फेल करता है। तो आपको ये बता दिया मैंने कि सिनेरियो के मुताबिक आपने क्या करना है, अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। तो वन ऑफ द रीज़न क्या है कि आपको नॉलेज आता है लेकिन आप एप्लीकेशन नहीं कर पाते, आप पज़ल हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो क्या होगा कि आपको जो सिनेरियो प्रोवाइड किया हुआ है आप उसके मुताबिक अपना आंसर नहीं दे रहे होते। आपको बस जो आता है आप वो लिख रहे होते हो, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा होता कि आपको क्या आता है। एग्जामिनर आपको एज अ फॉर्म ऑफ सिनेरियो प्रोवाइड करता है क्वेश्चन, और एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो ये चीज़ मुझे बताएगा वो अप टू द सिनेरियो होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक पुअर टाइम मैनेजमेंट है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला जो फैक्टर है ये एक हर पेपर में बच्चा फेस करता है। ये पुअर टाइम मैनेजमेंट जो एक रीज़न है ये बहुत बहुत मेजर रीज़न है, चाहे वो फाउंडेशन का, चाहे फंडामेंटल का, चाहे वो प्रोफेशनल पेपर है। टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है, जो बच्चे फ़ेल होते हैं वो हर पेपर में, यानी कि किसी ना किसी बच्चे को टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो ये सिर्फ F6 तक नहीं है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने कैसे टाइम को मैनेज करके अपने पेपर को उस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। अच्छा, ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो एग्ज़ाम टेक्निक का ही एक मेजर पोर्शन है, आगे एक कैटेगरी है। यानी कि आप एग्ज़ाम टेक्निक से आऊँगी तो मैंने आपको बताया है कि इस सेशन के एंड के ऊपर मैं आपको एग्ज़ाम टेक्निक सारी बताऊँगा। तो अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? टाइम मैनेजमेंट को आप इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि आप अंडर टाइम प्रेशर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास एक लास्ट रीज़न जो एक बताई हुई है वो एक है लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेक्शन सी क्वेश्चंस। अब सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन सी में जो 3 क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये जो हैं ये आपका MCQ नहीं है। जबकि आप ये देखें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में
तो आपको कोई ना कोई एमसीक्यू या तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द बॉक्स या कोई आपके जो टाइप्स मैंने आपको बताई थी उनमें से आता है, तो उसमें आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ एक टिक करना है, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन सी का क्वेश्चन है, सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है, उसको आपने क्या करना है, सिनेरियो के मुताबिक आपने टाइप करना है, आपने एक प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो अच्छा, अब जो ये जो आपकी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। अब बच्चा जो होता है वो पेपर और पेन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो कहता है कि जी ठीक है, मेरी प्रैक्टिस है, पेपर देकर आता है तो कहता है जी कि मुझे नहीं पता कि यानी कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आपने ये जो चीज़ें जो प्रैक्टिस करनी है वो अपने एक्सेल के ऊपर करनी है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो एक्सेल के ऊपर है। तो जितना हो सके, अच्छा इन सारों का जो है ना, जो मैं एक आपको एक टिप दूंगा और इंशाल्लाह की सारी जो ये मसले जो एक स्टूडेंट फेस करता है, वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हो। वो टिप क्या है, वो प्रैक्टिस है टिप, कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, प्रैक्टिस किसके ऊपर, प्रैक्टिस आपने करनी है एक्सेल के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, प्रोवाइड करूंगा आपको क्वेश्चंस, और आपसे उसके ऊपर फीडबैक भी लूँगा, और मैं उसके ऊपर अपना फीडबैक भी आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब आपने जो प्रैक्टिस है ना, वो सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने एक्सेल के ऊपर करने हैं। अच्छा, आपको एडवांटेज क्या है ऑनलाइन क्लासेस लेने का। अब जो मैं क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि वो मैं बोर्ड के ऊपर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, वो मैं एक एक्सेल शीट के ऊपर एक पेपर फॉर्मेट के अंडर रह के मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब मैंने भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करके एज एन सैम्पल आपको बताने हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे आपका ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कि आपकी जो आप लोग जो भागते हैं ना कि एक्सेल के ऊपर अपने सॉल्व नहीं करना, तो बहुत इजी है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक एक्सेल के ऊपर एक प्रॉपर और फुल फ्लेज क्वेश्चन को परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का एक जो सबसे बड़ा जो रीज़न जो मैंने समझा है कि क्या है, कि वो बच्चा जो है वो सेक्शन ए के जो ये एमसीक्यूज़ है ना, ये जो सेक्शन ए के जो आपके पास एम सी क्यूज़ आते हैं 15 एम सी क्यूज़ या 3 ओ टी क्यूज़ के अंदर जो आगे आगे फर्दर 5 एम सी क्यूज़ आते हैं, अब वो 2 मार्क्स का एक एम सी क्यू होता है। अब बच्चा क्या करता है कि बच्चा एक एम सी क्यू के ऊपर क्या होता है कि वो फंस जाता है। फॉर एग्जांपल वो फंस जाता है, वो अपने 10 से 15 मिनट उस 2 नंबरों के ऊपर लगा देता है। अब वो 2 नंबरों को करने के लिए अब वो 10-15 मिनट वो अपने आगे सेक्शन सी में से कम, जाहिर सी बात है, वो 10-15 मिनट जो सेक्शन सी पे लगने चाहिए थे, वो अब सेक्शन ए या सेक्शन बी के एमसीक्यूज़ के ऊपर 2 नंबरों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जहाँ पे आपको अगर समझ आती है कि यार ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा ट्रिकी है या ये बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है जिस एमसीक्यू के ऊपर, आप उसको वहीं पे पॉज करें, आप अपना आगे फर्दर चलें, आप अपना बाकी का पेपर करें, सेक्शन सी कंप्लीट करें। क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, 10 से 15 मिनट जो आपने सेक्शन ए पे दिए हैं, वही 10 से 15 मिनट जब आप सेक्शन सी के ऊपर दोगे, तो एटलीस्ट 15 मार्क्स में से यार आप एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स तो लोगे ना। क्योंकि सेक्शन ए में जो है वो एग्जामिनर ने कंप्यूटर आपका सिर्फ यस और नो देख रहा होगा, वो आपका डू और डाई वाली सिचुएशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। वो आपके पीछे 10 से 15 मिनट की बैक एंड वर्किंग नहीं देख रहा, उसे नहीं बता रहे आपके कि यार मैंने क्या क्या सोचा, कैसे इसको इस आंसर तक मैं पहुंचा। जबकि सेक्शन सी में जो है आप उसको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो कि यार ये मैंने ये स्टेप्स लेके चले, मैंने ऐसे किया और ये मेरा फिर आंसर निकला, ठीक है। तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर रहे होते हो। अच्छा, यही वजह है कि जो 49, 48, 46 पे ड्रॉप कर रहे होते हैं अपना पेपर, वो यही वजह है कि 49 पे अगर आप फेल कर रहे हो 90 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करके, तो आप वही 10-15 मिनट अगर सेक्शन सी के ऊपर दे देते, तो आपको क्या, आपका 1 नंबर नहीं आपका एक्सटेंड हो सकता था, 10 में से 1 नंबर क्या, आपके 10 में से 5 नंबर तक आ सकते थे। तो आप क्या होता, आपका पेपर पास हो जाता। तो वो ये ब्लंडर्स हैं कुछ जो कि एक बच्चा एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, या अंडर एग्ज़ाम प्रेशर वो चीज़ें यानी कि थोड़ी बहुत ख़राब कर देता है अपने लिए, और उस वजह से उसका पेपर जो है वो ड्रॉप होता है। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। साथ साथ भी मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपने क्या क्या चीज़ें लेके चलनी हैं। तो अभी देखते हैं कि सबसे पहले कि हमने हमारा सिलेबस एरिया क्या है, कि हमने क्या क्या सिलेबस एरिया में हमने देखा था कि हमारे पास इसको टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी कहा जाता है, कि यानी कि टैक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या सिलेबस एरियाज़ हैं जो हमने देखने हैं। कि इनकम टैक्स है जो हमने कहा था कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से आएगा,
उसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल गेन टैक्स, उसके बाद हमारे पास आता है इनहेरिटेंस टैक्स, उसके बाद हमारे पास आता है कॉरपोरेशन टैक्स, उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है वैट। तो 5 एरियाज हैं आपके टैक्स के अंदर, 5 डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और वैट। अच्छा, इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स ये है कि एक इंडिविजुअल यानी एक आदमी, एक पर्सन अपने इनकम अर्निंग्स के ऊपर देता है। अब एक इंडिविजुअल जो है अपनी अर्निंग्स के ऊपर देता है या इनकम। अब इनकम क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम हम फर्दर डिटेल में जाके इनकम टैक्स जब हमने स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तब देखेंगे। यानी मैं आपको फर्दर वो थोड़ा सा इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक इंसान एम्प्लॉई है यानी कि वो कहीं काम कर रहा है, या एक इंसान सेम एंड पे यानी कि वो साथ साथ एम्प्लॉई है एक कंपनी का और साथ ही उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी रेंट के ऊपर दी हुई हैं। अब उसको प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, वो भी उसकी इनकम है। अब वो एक एम्प्लॉई है, वो कहीं काम कर रहा है तो उधर से सैलरी, बोनस, कमीशंस उसके पास आ रहे हैं, वो भी उसकी इनकम है। या अगर वो साइड बिजनेस वो अपना रन कर रहा है तो वो वहाँ से उसको जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो भी उसकी क्या होगी, इनकम होगी। और इनकम के ऊपर क्या होगा, उसने अपना इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आती है बात आती है, हम करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स एक इंडिविजुअल प्लस कंपनी, जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल देगा, कंपनी नहीं देगा, ऑन सेल ऑफ इट्स एसेट्स। अब देखें, जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो एक एसेट्स के ऊपर पे किया जाता है, कि यानी कि जब आप एक एसेट सेल करोगे तो उसके ऊपर जो आपको एक गेन होगा, यानी आपको जो मुनाफा होगा जब आप एक एसेट सेल करोगे तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना कैपिटल गेन टैक्स पे करना है। अच्छा, उसके बाद जबकि हम बात करते हैं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल अपनी इनकम के ऊपर देता है जो, और जबकि कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होगा, एसेट्स के ऊपर पे किया जाता है, कि यानी कि आपने जो एसेट्स सेल किए हैं उसके ऊपर जो गेन आया है आपको, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, टैक्स पे करना है। अब ये एक इंडिविजुअल भी कर सकता है और एक कंपनी भी करेगी, जबकि इनकम टैक्स हमेशा और सिर्फ इंडिविजुअल करेगा। अब आपके पास बात आ करते हैं हम इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स नाम से जाहिर हो रहा है कि एक इंडिविजुअल पे करता है ऑन इनहेरिटेड एसेट्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो विरासत में मिली होती है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके वालिद साहब ने या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको कोई घर या कोई गाड़ी या कोई एक एसेट जो आपको विरासत में दे दिया उन्होंने, तो वो आपके ऊपर क्या होगा, आपने उसके ऊपर क्या करना है, एक इनहेरिटेंस टैक्स पे करना है। अगेन ये एक इंडिविजुअल करता है, कंपनी इनहेरिटेंस टैक्स पे नहीं करती। कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स ये है कि ये कंपनी अपना पे करती है ऑन इट्स प्रॉफिट। अब एक कंपनी को जितने प्रॉफिट्स हुए हैं उन प्रॉफिट्स के ऊपर क्या करना है, कंपनी ने अपना कॉरपोरेशन टैक्स पे करना है। यहीं पे जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे तो वो एक इंडिविजुअल अपनी इनकम के ऊपर दे रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक अगर पर्सन साइड बिजनेस कर रहा है तो उसको वहाँ से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो इनकम टैक्स के अंडर डेल्ट हो, यानी कि वो डील होंगे। ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो एक कॉरपोरेशन टैक्स के अंडर उसने क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देना है, क्योंकि एक कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वैट की। वैट जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, इसको इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आप साथ मेंशन कर देता हूँ, वैल्यू एडिड टैक्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, ये कौन पे करता है, ये एक एंड कंज्यूमर पे करता है। ये आप और मेरे जैसे जो कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, ये वो पे कर रहे होते हैं। अच्छा, क्या है कि आप खाना खाने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हो या 5 स्टार
किसी होटल में जाते हो, यानी आप कहीं आप खाना खाने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जब बिल आता है तो साथ आप नीचे देखते होगे कि जीएसटी लगता है, ठीक है। तो वो जीएसटी आप पे करते हो अपने खाने के बिल के साथ, तो वो कौन पे कर रहा है? वो आप पे कर रहे हो, वो एंड कंज्यूमर पे कर रहा है, यानी कि जो आप जो खा रहा है वही पे कर रहा है। तो अच्छा, अब ये तो हो गया वैट। आगे फर्दर जब डिटेल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, ये देख लें कि हमारे पास 5 टाइप्स के टैक्सेस हैं, यानी कि इनकम टैक्स के अंदर जो F6 के अंदर जो सिलेबस एरियाज़ हैं हमारे 5 हैं: इनकम टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स एंड वैट। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि पाकिस्तान में FBR है जो कि टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है, वैसे ही यूके में जो है वो एक HMRC है जो कि क्या करती है, इसके फंक्शन क्या है, टैक्स कलेक्टिंग बॉडी। जैसे पाकिस्तान में जस्ट लाइक FBR। अब FBR जो है वो तो पाकिस्तान में है, लेकिन जो HMRC है, क्योंकि हम यूके का वेरिएंट पढ़ रहे हैं, तो हमने HMRC जो है वो हमारी एक टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है, और इसके मुताबिक हमने देखना है कि क्या क्या इसने रूल्स सेट किए हुए हैं, और यानी कि क्या क्या इसने लेवरेजेस दी हुई हैं, क्या क्या इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जितनी टैक्स की कलेक्शन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो क्या होती है, वो सिर्फ HMRC ही हमें गाइडलाइंस दे रहा होता है कि ये गाइडलाइंस है कि इस गाइडलाइंस के अंदर रह के एक इंडिविजुअल ने अपनी क्या करना है, अपनी टैक्स पे करना है, चाहे वो इनकम के ऊपर पे करे, चाहे वो अपने एसेट्स के ऊपर पे करे, या वो इनहेरिटेड एसेट्स के ऊपर पे करे, या वो कंपनी प्रॉफिट्स के ऊपर पे करे। तो क्लियर है आपको ये? इंशाल्लाह आगे अगली क्लास में हम डिटेल्ड में इनकम टैक्स को देखेंगे कि कैसे कैसे हमने चीज़ें लेके चलनी हैं, और नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके इस कोर्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।